तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प, काल्पनिक मगर क्रांतिकारी दस्तावेज के बारे में। इसका नाम है विश्वगुरु हीरा नागपुर, जिसे लिखा है कर्मानायक ने। और ये कहानी है जमीन की, पहचान की और टेक्नोलॉजी की, एक बिल्कुल ही अलग तरह के संघर्ष की। चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। किताब के प्रस्तावना का बस ये एक वाक्य ही सब कुछ साफ कर देता है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक सीधा सीधा इल्जाम है, एक संवैधानिक चार्जशीट। तो कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो एक बहुत ही ताकतवर और लगभग हर जगह मौजूद एक एंटिटी के खिलाफ है, जिसे किताब में 10 सिंडिकेट कहा गया है। नायक का आरोप है कि इस सिंडिकेट ने एक ऐसा अपराध किया है जिसे वो सांख्यिकीय डकैती कहते हैं, मतलब एक ऐसी चोरी जो फाइलों और कागजों पर की गई है। और इस पूरी शिकायत की जड़ में क्या है? वो है 5,600 एकड़ जमीन, जो सरकारी रिकॉर्ड से, लेखक के हिसाब से, जैसे हवा में ही गायब हो गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके पूरे वजूद का सवाल है। तो ये जो शब्द है रिडैक्शन, किताब इसे सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई नहीं मानती, बल्कि इसे चोरी का एक सोचा समझा हथियार बताती है। मतलब वो काली स्याही सिर्फ शब्दों को नहीं छिपा रही, वो लोगों की पहचान, उनके हक और उनके भविष्य को मिटा रही है। अब ये स्लाइड देखिए, ये दिखाती है कि ये पूरा आर्थिक अन्याय हुआ कैसे। किताब के मुताबिक समुदाय के कीमती संसाधनों को कौड़ियों के दाम रुपये में खरीदा जाता है और फिर उन्हें ग्लोबल मार्केट में डॉलर्स में बेचकर भारी मुनाफा कमाया जाता है। और हाँ, उस मुनाफे का एक छोटा हिस्सा भी समुदाय तक कभी नहीं पहुंचता। लेकिन जहां जुल्म है, वहां उसके खिलाफ एक ताकत भी खड़ी होती है। और यहां इस मैनिफेस्टो में उसे मेधा यानी इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है, जो पुराने कानूनों को आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ती है। मेधा, ये शब्द इस किताब में इस्तेमाल हुआ है स्वदेशी ज्ञान और आज की कटिंग एज डिजिटल टेक्नोलॉजी को मिलाने के लिए। ये परंपरा और तकनीक का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जो अतीत की समझ को भविष्य के हथियारों से जोड़ता है। तो सवाल ये है कि इसका आधार क्या है? लेखक हीरा नागपुर की आज़ादी के लिए हमारे संविधान और कानूनों का ही सहारा लेते हैं। उनका तर्क है कि भारत का संविधान खुद उनकी परंपराओं को कानून का दर्जा देता है और उनकी जमीन को एक स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। यही उनकी लड़ाई की कानूनी नींव है। तो कानूनी आधार तो हो गया, अब बात करते हैं हथियारों की। लेकिन ये हथियार पारंपरिक नहीं हैं, ये हैं डिजिटल स्वतंत्रता के हथियार, इस डिजिटल उलगुलान के हथियार। यहीं पर एंट्री होती है अमर बीज की। सोचिए, ये एक ऐसा डिजिटल और आध्यात्मिक सच है जिसे ना तो कोई डिलीट कर सकता है, ना ही बदल सकता है। ये एक ऐसा बीज है जिसे सिंडिकेट की काली स्याही कभी खत्म नहीं कर सकती। और इस अमर बीज को बोया कहाँ जाएगा? ब्लॉकचेन पर। इसे एक डिजिटल पत्थर की पट्टियां की तरह समझिए। एक बार जो सच इस पर लिख दिया गया, उसे कोई बदल नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। ये हमेशा के लिए रिडक्शन से सुरक्षित हो जाता है। और अगर ब्लॉकचेन सबूत रखने की पट्टियां है, तो एआई यहां एक फोरेंसिक जासूस का काम करता है। किताब के हिसाब से एआई सिंडिकेट की सांख्यिकी डकैती को पलटाने के लिए 3 कदम उठाता है। पहले वो अधूरी रिपोर्ट्स को एनालाइज करता है, फिर वो छिपे हुए डेटा को आइडेंटिफाई करता है और आखिर में अपने नतीजों को ब्लॉकचेन पर एक पक्के सबूत के तौर पर दर्ज कर देता है। मतलब काली स्याही के पीछे का सच सामने ले आता है। कानूनी लड़ाई हो गई, डिजिटल हथियार हो गए, अब बात आती है आर्थिक आज़ादी की। इसके लिए किताब एक स्वतंत्र एसेट बैक्ड डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव रखती है, नंदी करेंसी। इसकी कीमत हवाई बातों पर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे दबे असली सोने और खनिजों पर टिकी होगी। तो यहां पर लेखक 2 अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम्स को आमने सामने खड़ा करते हैं। एक तरफ सिंडिकेट का रुपया, जिसका मूल्य दूसरों के हाथ में है, और दूसरी तरफ हीरा नागपुर की नंदी करेंसी, जो आर्थिक आज़ादी और सच्ची संप्रभुता का प्रतीक है। और ये कोट, ये इस मैनिफेस्टो की सबसे बड़ी आर्थिक मांग को सामने रखता है। सारे संसाधनों में परमानेंट 10% की हिस्सेदारी, और इसे भीख की तरह नहीं, बल्कि एक हक की तरह पेश किया गया है। ये उनकी जमीन और संप्रभुता का किराया है। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जो सिर्फ एक क्रांति के बारे में नहीं, बल्कि उसके बाद की दुनिया के बारे में है। एक नई दुनिया की सोच। एक बात साफ समझनी होगी, लेखक के लिए ये लड़ाई सिर्फ हीरा नागपुर की नहीं है। वो इसे पूरी दुनिया के ऐसे समुदायों के लिए एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट की तरह देखते हैं, जो इसी तरह के अन्याय से जूझ रहे हैं। तो ये जो हीरा नागपुर मॉडल है, उसके कुछ मूल सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत एक ऐसे ग्लोबल आंदोलन की नींव बन सकते हैं जहां कॉरपोरेट मुनाफे से ऊपर न्याय, पारदर्शिता और प्रकृति को रखा जाए।
तो कुल मिलाकर इस कहानी का लक्ष्य सिर्फ इंसाफ पाना नहीं है। इसका लक्ष्य है एक ऐसे समुदाय को जिसे पीड़ित समझा गया, उसे एक ग्लोबल टीचर, एक विश्व गुरु में बदलना, जो दुनिया को जीने का एक नया और बेहतर तरीका सिखाए। और आखिर में ये किताब एक बहुत ही पावरफुल सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। सोचिए, क्या होता है जब वो लोग जिन्हें अब तक दबाया गया, वो अपना कोड खुद लिखने लगें? जब टेक्नोलॉजी उनके हाथ में एक हथियार बन जाए, सत्ता का पूरा खेल कैसे बदल जाएगा? ये सोचने वाली बात है।